नेक्स्ट इज अवर एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी 16.3 है ये 16.3 एनसीईआरटी की। और एक्सियोमेटिक अप्रोच से क्या मतलब होता है हमारा, एक्सियम्स होती हैं, जैसे एक्सियम्स क्या होती हैं, रूल्स होते हैं ना, यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ रूल्स हैं जो लगेंगे, हम उससे भी प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं। और मैं आपको इसका रफली तरीका बता दूँ। आप सेट्स जो कहते हैं प्रोबेबिलिटी में, सेट्स की वो प्रॉपर्टी सारी लग जाती हैं, उसी को हम एक्सियोमेटिक अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको जैसे सिंपल है, नीचे से आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट यहाँ देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, ये हमें समझ आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस क्या होगी, सैम्पल स्पेस की सारी 1 ही होगी क्योंकि सारी अवेलेबल है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है अगर ई और एफ, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी। ठीक है, ये तो जस्ट पुराना रिकॉल करा रहा है, ऐसे मत सोचना है, रूल्स हैं तो ये सारे एक्सियोमेटिक अप्रोच में आते हैं, वही सिंपल चीज़ें प्रॉपर्टीज़ ही हैं। तो ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से होते हैं, जो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, तो ई और एफ क्या होंगे, दोनों ई प्लस एफ कर देंगे। ठीक है, तो सेट्स वाला रूल आ गया ना, देखो। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स में यही होता है ना, ई यूनियन एफ का रूल क्या होता है, इट इज़ ई प्लस एफ एन एन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे करते हैं ना हम, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एफ डिसजॉइंट सेट्स में। ठीक है, अब अगर मैं इसको थ्रू आउट मैं सैम्पल स्पेस के नंबर से डिवाइड कर दूँ तो क्या ये प्रोबेबिलिटीज़ नहीं बन गई क्या। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, कंडीशन कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ठीक है, दैट मीन्स दे आर डिसजॉइंट सेट्स। पी फाई 0 रहेगा हमेशा, ना होने की प्रोबेबिलिटी, जब पी एस 1 आ गई है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी इज 0। ओके, ठीक है जी, तो ये ऐसे रूल्स हैं, बिल्कुल सेम आपके चलते रहेंगे सेट्स की तरह। अब आप देख सकते हैं इसमें जितने भी रूल्स हैं कि पी ई यूनियन फाई क्या होगा, पता है ई होगा, तो पी ई प्लस पी फाई, अब पी फाई क्या होता है, ये तो 0 होता है, तो ये 0 होता है तो ये पी ई के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे भी देख सकते हैं आप। अच्छा, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा जो दिए सैम्पल स्पेस, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा एन, हमने पहले भी डिस्कस किया था शायद एक क्वेश्चन में। ओमेगा जो होता है वो आउटकम्स होते हैं, इंडिपेंडेंट आउटकम्स को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं सैम्पल पॉइंट्स हैं ये। ओके, तो अब आपकी या 3 इसने जो दी हुई हैं एक्सियम्स, देखो क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम जो है वो 0 से 1 के बीच में रहेगी। ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और सारी आउटकम्स जो है वो सैम्पल स्पेस को बिलोंग करेगी। तो ये आपकी वो होगी एक्सियोमेटिक डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, कि हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होगी, और सारी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी का सम जो होगा 1 होगा, कोई भी नई चीज़ नहीं बता रहा हमें ये। ठीक है, और एनी इवेंट ए, उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो सारी जो सिग्मा प्रोबेबिलिटीज़ आउटकम्स का सम होगा, और आउटकम्स कौन सी होगी, जो ए इवेंट से रिलेटेड होंगी सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे तो जो आउटकम्स थी वो एस इवेंट से, एस सैम्पल स्पेस से रिलेटेड थी, यहाँ सिर्फ ए इवेंट से होंगी, तो उनका सम कर देंगे हम, दैट इज़ गुड इनफ। ठीक है, तो सिर्फ ए से रिलेटेड वाली आउटकम्स का सम करेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बन जाएगी। डन। ओके, तो ये हमने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन देख ली। इसके बाद अगर सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट क्या होता था हमारे पास, जिसमें एक ही आउटकम होती थी। ठीक है, तो उसमें ओमेगा सिर्फ एक ही रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ओमेगा ही हो जाएगी उसकी। ठीक है, क्या बोल रहा है, इट मे बी नोटेड दैट द सिंगलटन ओमेगा 1 इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट, बिल्कुल ठीक है। एंड फॉर नोटेशनल कन्वीनियंस वी राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 इज इक्वल टू पी, उसने बस एक वो लगा दिया क्योंकि अकेले की है ना प्रोबेबिलिटी, तो जस्ट लिखने का एक स्टाइल है। ठीक है जी, हेड और टेल्स की लेरा हमें आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हाफ है जी इसमें। तो वो इसको डेफिनेशन को इससे क्लियर कर रहा है कि हर प्रोबेबिलिटी जो है 1 से ऊपर है, राइट। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ आपको आती हैं, मैं इसमें नहीं पढ़ रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं आउटकम्स का एग्जाम्पल लाइन से सीधा सीधा आपको समझ आ जाएगा। लेट द सैम्पल स्पेस एस इज गिवन दिस, आपके पास 6 जो हैं वो उसने आउटकम्स दी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज टू ईच आउटकम आर वैलिड, तो कौन सी वैलिड है। तो इसमें ए पे गौर करो, तो 1/6 1/6 1/6 1/6, तो ये ठीक है, लेकिन आप इसमें सबका सम करके देखो क्या 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
0 से 1 के बीच में तो है, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 6/6 आ रहा है, तो ये 1 बन रहा है। सिग्मा जो आपका प्रोबेबिलिटीज ओमेगा की थी, ठीक है, वो आपका 1 बन रहा है। तो दैट मीन्स ये यस, ये वैलिड है सारी। सेकंड केस में भी वैलिड है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबका सम 1 है और ये जो है 0 और 1 के बीच में या इक्वल टू होनी चाहिए, वो सारी हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे। सी नहीं होगी, क्योंकि माइनस नेगेटिव नहीं हो सकती। आपकी जो हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में रहनी चाहिए। सो ये नहीं लग रही है हमें। इसमें देखिए 3/2 ये भी ग्रेटर देन 1 हो गई है, तो ये भी नहीं है। नीचे वाली ठीक लग रही है हर आउटकम, तो ऐड करके देख लेते हैं। तो ये हो गया 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 1 तो यही बन गई, ये भी ग्रेटर देन 1 हो गया। किसका सम, लेकिन तो ये अलाउड नहीं है। तो पहली ए और बी वैलिड है, बाकी हमारी वैलिड नहीं है। अब हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एक्सियोमेटिक अप्रोच से। वैसे तो हमें आता है नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सैम्पल स्पेस की, तो हमारा निकल आती है प्रोबेबिलिटी। अब इसमें देखो एक एग्जांपल से बात कर रहा है ये कह रहा है कि एस जो है सैम्पल स्पेसेस, एक सैम्पल स्पेस है एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट एग्जामिनिंग 3 कंसेक्यूटिव पेन्स। तो 3 पेन्स को हमने कंसेक्यूटिव पेन्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन एंड क्लासिफाइड एज गुड यानी कि नॉन डिफेक्टिव एंड बैड यानी कि डिफेक्टिव। तो एक मशीन से 3 पेन लगातार उठाएंगे हम, ठीक है, और उसमें से कितने ख़राब हैं वो हम बताएंगे। तो वी में गेट कोई भी ख़राब नहीं हो सकता, एक ख़राब हो सकता है, 2 ख़राब हो सकता है या 3 ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। ये डिफेक्टिव पेन्स के हम कर सकते हैं। तो सैम्पल स्पेस बना लिया उसने कि तीनों बैड हैं, बी फॉर बैड ले रहा होगा, बी स्टैंड्स फॉर डिफेक्टिव, बिल्कुल ठीक है, और जी फॉर गुड यानी नॉन डिफेक्टिव। तो तीनों बैड हो सकते हैं। सैम्पल स्पेस जैसे 3 कॉइन्स की बन रही है, सेम बन गई वो, ठीक है। तो ए 2 बैड हो सकते हैं, इसमें ऐसे बैड, दूसरा वाला बैड हो सकता है, फर्स्ट वाला गुड हो सकता है। तो ये बन गया 3 कॉइन्स की तरह बिल्कुल हमारी सैम्पल स्पेस। तो इसके बाद अब सैम्पल पॉइंट उसने यहाँ लिख लिया अलग अलग के, और अलग अलग की प्रोबेबिलिटी लिख रहा है, ठीक है। तो अलग अलग की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये इक्वली लाइकली है, सबकी बराबर होने वाली है। तो 3 बैड का कितने केसेस हैं, एक ही केस है 3 बैड की, और बेसिकली ये तो हर की 1/8 ही होगी क्योंकि इक्वली लाइकली है। तो हर सैम्पल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी इज़ 1/8, सबके अलग अलग, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ आ गया, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। अब वो बोलता है एक इवेंट ए ले रहा है वो, तो इवेंट ए में क्या बोल रहा है, देयर इज एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव पेन, एंड इवेंट बी देयर आर एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव पेन्स। तो ए इवेंट में, और मैं नीचे कर लेता हूँ इसको, ठीक है। ए इवेंट में वो कह रहा है कि मेरे पास जो है एक डिफेक्टिव पेन है एग्जैक्टली। तो कौन सा केस हो गया, ये पहले वाला केस हो गया, एक डिफेक्टिव पेन, तो ये तो एक गुड वाला केस है। ये हो गया जी, ये वाला BGG वाला केस हो गया, ये एक हो गया और ये हो गया, 3 केसेस हो गए। यहाँ देखो इसने नीचे ए के साथ यहाँ पे लगा भी रखा है, ठीक है। यहाँ पे ए इवेंट के लिए उसने ये बना भी रखी है, ठीक है। ऐसे बी में क्या है कि एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव पेन्स, एटलीस्ट का मतलब 2 या 3 भी अलाउड है। तो 2 वाले केसेस में ये डिफेक्टिव 3 वाले भी ले सकता हूँ, 2 वाले तो लेने ही लेने हैं मुझे, तो ये ले सकता हूँ मैं। तो ये केसेस आ गए 4, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या है, हम इन प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर देते हैं, 1/8 + 1/8 + 1/8, तो 3/8 हो जाएगी, ये आ गई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये तो एक्सियोमेटिक वे हो गया। अगर आप नॉर्मल देखते तो आपको वैसे ही पता था, क्योंकि ये 3 केसेस हैं 8 में से, तो 3/8 सीधी बनती है, तो आंसर तो हमें वैसे भी पता है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी बी में सिग्मा करोगे आप, सिग्मा PWI, इसमें भी आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में सिर्फ सिग्मा P ओमेगा ही करना है, लेकिन ओमेगा जो है ए को बिलोंग करना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। यहाँ पे ओमेगा जो है बी को बिलोंग करेगा, तो बी को बिलोंग करने वाली ये 4 लिख रखी हैं, ये भी 1/8 4 बार ऐड कर दो, क्योंकि हर सैम्पल पॉइंट की 1/8 है। तो 1/8 को 4 बार ऐड कर दिया, 4/8 आ गया, और प्रोबेबिलिटी इज 1/2 आ गई आपके बी की। सी अगली एग्जाम्पल में वो 2 कॉइन्स का केस ले रहा है, सेकंड लास्ट लाइन में, थर्ड लास्ट में बोल रहा है, लेट अस कंसीडर अनदर एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस। तो 2 कॉइन्स की सैम्पल स्पेस बना ली इसने। अब उसने सैम्पल स्पेस के
ये वो लगा ली, क्या कहते हैं, क्या बोल रहा है ये, एक मिनट जस्ट सेकेंड, लेट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज बी असाइन टू द आउटकम। अच्छा, लेट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज उसने अपने आप असाइन करी हैं, प्रोबेबिलिटीज ढूंढी नहीं है, ठीक है। कहीं आप सोचो क्योंकि इक्वली लाइकली थे तो प्रोबेबिलिटीज बराबर होनी चाहिए थी, तो उसने ये जान के असाइन करी हैं, तो इस पर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि उसने असाइन ही कर दिया। तो अब वो बोल रहा है कि इवेंट ई आपके पास क्या है, इवेंट ई जो है बोथ टॉसेस यील्ड द सेम रिजल्ट, दोनों टॉस जो है सेम रिजल्ट दे रहे हैं, तो आपके पास एच एच वाला और टी टी वाला केस ही बनेगा सिर्फ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होगी, सिग्मा पी ओमेगा, डब्ल्यू लिखा ओमेगा हो जाएगा ये, तो ओमेगा जो ई को बिलोंग करना चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इसकी 9/28, इनका सिग्मा कर दो, दोनों का ऐड कर दो, आंसर इज 4/7, ठीक है। अब देखो एक्सियोमेटिक अप्रोच में इक्वली लाइकली का कोई वो नहीं है, ये एडवांटेज है इसकी, इक्वली लाइकली होने की कोई कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पे क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटीज अलग थी तो हमारा काम बन गया। अब बोल रहा है एफ अगर इवेंट है एग्जैक्टली 2 हेड्स आ रहे हैं तो क्या होगा, एग्जैक्टली 2 हेड्स की तो हमारे पास है ही है एक 1/4, तो सिंपल ही हो जाएगी, इसमें हमें कुछ नहीं निकालना। तो एक्सियोमेटिक अप्रोच में हमने देखा कि अगर अनइक्वली लाइकली हैं, इक्वली नहीं है वो, तो भी हम उसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक में प्रोबेबिलिटीज ऑफ इक्वली लाइकली बोल रहा है, तो इक्वली लाइकली इज क्वाइट इजी, हमें समझ आती है कि सैम्पल स्पेस में n आउटकम्स हैं हमारे पास, ठीक है। हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी जो है वो p है, राइट, और p जो है 0 से 1 के बीच में रहेगा हमेशा, तो सिग्मा p मतलब हम सिग्मा अगर ओमेगा प्रोबेबिलिटीज़ का ऐड कर देंगे तो वो 1 आएगा क्योंकि n टाइम्स ऐड हो रही है, तो क्लियर है हमें। तो वो कह रहा है कि अगर n इंटू पी होगा वो 1 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/n, तो ये हमें पता है। इक्वली लाइकली में वी नो कि अगर n आइटम्स हैं, अगर 8 आइटम्स हैं तो हर सैम्पल पॉइंट की 1/8 है ना प्रोबेबिलिटी, हमने पिछले एग्जांपल में देखा था इक्वली लाइकली में, तो बस उसी बात को ये बता रहा है कि अगर प्रोबेबिलिटी p है हर आइटम की, ठीक है, तो अगर p आइटम्स हैं, n आइटम्स हैं, तो हर आइटम की प्रोबेबिलिटी 1/n हो जाएगी। और प्रोबेबिलिटी इवेंट की क्या होगी, तो आपकी नंबर ऑफ आउटकम्स जो फेवरेबल टू ई होगी इवेंट ई, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स, बिल्कुल ठीक है। अगर m आपकी इवेंट को उसने m दे दिया कि आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो m है फेवरेबल, और सैम्पल स्पेस में n आइटम्स हैं जो हमें पता है, तो m/n हमारा फेवरेबल ओवर टोटल आ जाएगा। और इसी को अगर एक्सोमेटिक से करेंगे तो क्या करेंगे, आप सिग्मा p ओमेगा i ऊपर भी करेंगे और सिग्मा p ओमेगा i नीचे भी करेंगे। फ़र्क क्या होगा, यहाँ पे ओमेगा जो है वो किसको बिलोंग करेगा, इवेंट ई को बिलोंग करेगा ऊपर, और नीचे किसको बिलोंग करेगा, आपका बिलोंग्स टू एस सैम्पल स्पेस को पूरी को, तो इससे भी आ जाएगी एक्सियोमेटिक अप्रोच से। नहीं ये गलत है, सी आपको ये डिवाइड नहीं करना है, वो मैं फ्लो में बह गया, डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ सिग्मा ऐड करेंगे तो भी प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी, ठीक है ना। 1/8 4 बार ऐड करा तो आ गया था ना हमारा आंसर, तो सिर्फ आप ये प्रोबेबिलिटीज का सम करेंगे तो भी काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट वो बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए और बी, इसमें आपको एग्जाम्पल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल मत पढ़ो एग्जाम्पल में, सिंपल है, जो सेट्स के रूल हैं एज इट इज़ लगेंगे, ठीक है जी। तो उससे अगर आप समझोगे तो बिल्कुल आपको आ जाएगा। सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आपको सीधा मैं ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, इसने कहाँ, ये रहे रिजल्ट्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपका बिल्कुल ये देखो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, बिल्कुल सेट्स वाला रूल है कि नहीं है, तो इसी से आपका ये बन जाएगा रिजल्ट, ठीक है। डिसजॉइंट अगर हो गया तो आपका ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाता है ना, तो वहाँ पे आपका पी ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, बस इतने से आपका काम बिल्कुल ओके हो जाएगा। ओके, सेट्स वाले सारे रूल लग जाएंगे, जैसे इसने ए यूनियन बी, देखो क्या बोल रहा है ये, सी अगेन एयर, सेट्स वाले कैसे सारे रूल लग रहे हैं कि ए यूनियन बी को बोलते क्या, आइदर ए और बी, एटलीस्ट ए, ऐसे बोलते हैं ना कि एटलीस्ट 1 और 2 आइटम्स, तो भी यूनियन होता है उस टाइप का। तो इसमें ए यूनियन बी में आप सेट्स में देखेंगे तो ए बी अगर ये है, ठीक है, तो इसमें आपका
ए माइनस बी बोल रहा है कौन सा एरिया, ये वाला एरिया ए माइनस बी, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी से कर रहा है ये वाला एरिया ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए कर रहा है ये वाला एरिया, सी वही वाले सेट्स के, कुछ भी लगा सकते हो सेट्स का आप इसमें, ठीक है, बट सारी आपने प्रोबेबिलिटीज़ लगानी है आगे, आगे इनके सबके प्रोबेबिलिटीज़ लग जाएंगी तो आपका काम हो जाएगा। और सबसे बेसिक फॉर्मूला तो ये आपके पास आ ही गया। डन। तो ये आपका हो गया एक, ठीक है, तो ये आपको क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। फॉर्मूले के बाद अच्छा ये देखो उसने बोला कि आप वेन डायग्राम से इसको बिल्कुल वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी नॉट ए का इवेंट, ठीक है, अच्छा ये मैंने ए उसका निकाल दिया, ठीक है। नॉट ए का इवेंट आपको पता है नॉट ए बार होती है, तो सेम वही कॉम्प्लीमेंट वाले लॉज आप सारे लगा सकते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट वाले लॉज क्या लगेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज 1 माइनस पी ए, तो 1 माइनस पी ए कर सकते हैं आप, क्योंकि पी ए प्लस पी ए बार क्या बनेगी 1। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं थोड़ी सी, आप बड़े आराम से जो सेट्स वाली हैं सारी इसमें कन्वर्ट हो जाएंगी कि ए यूनियन ए नॉट ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो पूरी सैम्पल स्पेस बनेगी, बिल्कुल बनेगी, तो वो फिर क्या होगी पूरी सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी, सेम वही रिजल्ट, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे डिसजॉइंट सेट आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ए कहाँ है, ए तो ये है और ए कॉम्प्लीमेंट ये है, दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई आएगा, तो प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, मतलब यूनियन करेंगे तो सैम्पल स्पेस आएगी तो प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी, ठीक है। पी ए और पी ए डैश की प्रोबेबिलिटी देखो 1 आ गई, यूनियन का मतलब प्लस होता है ना, और पी ए डैश करेंगे खाली आप तो नॉट ए से निकल जाएगी तो 1 माइनस पी ए कर देना, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो चलो आओ एग्जाम्पल एक 10 लेते हैं, उससे समझते हैं। 1 card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. If each outcome is equally likely, calculate the probability that the card will be a diamond. तो डायमंड क्या होगी, आपके पास डायमंड के कितने कार्ड होते हैं 26, नहीं सॉरी 13 सूट होता है, तो 13 आपके डायमंड के कार्ड्स और टोटल 52, 1/4 आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। नॉट एन एस, नॉट एन एस की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, एस आपके 4 होते हैं तो आप 52 में से 4 माइनस कर सकते हैं, तो 48/52, ठीक है, इसको लोएस्ट फिगर में ले आएंगे बाद में हम। थर्ड में ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड क्लब और स्पेड का होता है, तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26 होते हैं मेरे पास, तो 26/52 1/2 आ जाएगी। नॉट ए डायमंड, तो आप 13 माइनस कर दो 52 में से, है ना, तो 39/52 आ जाएगी, डायमंड के 13 मैंने माइनस कर दिया। नॉट अ ब्लैक कार्ड, ठीक है, तो आप ब्लैक कार्ड माइनस कर दो, ये भी 39। अच्छा अब आप क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 26/52 1/2 ब्लैक कार्ड आ गया, तो नॉट अ ब्लैक कार्ड 1 माइनस 1/2 आ गया 1/2, ठीक है। नॉट अ ब्लैक कार्ड यानी कि रेड कार्ड मांग रहा है, वो भी 26/52 होंगे, तो या तो ऐसे निकाल लो या 1 माइनस हाफ करके निकाल लो, ठीक है जी। तो ये आपके आंसर्स आ गए। तो नीचे हम एक बार देख लेते हैं फटाफट, देखो प्रोबेबिलिटी डायमंड कार्ड वही आ गई 13/52, ठीक है। तो ये आपके सारे देखो 12/13 आ गया आपका, किससे 1 माइनस 4 जो हमने 48/52 करा था, ठीक है। 26/52 1/2 आ गया, लास्ट का आंसर भी 1/2 आ जाएगा। देखो नॉट ए डायमंड, उसने डायमंड में से माइनस कर दिया, वो भी ठीक है। डन, चलो ये सिंपल था। 11th में क्या रहा है, अ बैग कंटेन्स 9 discs ऑफ विच 4 आर रेड 3 आर ब्लू एंड 2 आर येलो। तो मेरे पास 9 डिस्क हैं, 4 उसमें रेड है, 3 ब्लू हैं और 2 येलो हैं। The discs are similar in shape and size. The disc is drawn at random from the bag. Calculate the probability that it will be. अब देखो डिस्क सिमिलर इन शेप एंड साइज लिख दिया उसने, तो हमें इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो पहली रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड कितने हैं हमारे पास 4 हैं, तो 4/9। येलो की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 2/9। ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 3/9। नॉट ब्लू की प्रोबेबिलिटी, तो 2 तरीके से कर सकते हो आप इसको।
नॉट ब्लू की प्रोबेबिलिटी 4 + 2 6 ले सकते हो तो 6/9 सिंपल, या फिर आप इसे 1 माइनस ब्लू वाली प्रोबेबिलिटी कर सकते हो तो उससे भी 1 - 3/9 करोगे तो भी 6/9 आ जाएगा। ठीक है। फिफ्थ इज आइदर रेड और ब्लू, या तो रेड हो सकती है या ब्लू हो सकती है। तो इसमें आपकी रेड ये है या ब्लू, तो 7/9 आएगा आंसर। लेकिन अगर मैं इसको एक्सियोमेटिक अप्रोच से समझूंगा तो क्या आएगा, आइदर रेड और ब्लू। तो आइदर रेड और ब्लू यूनियन मांग रहा है, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन ब्लू। तो अब इसमें ये तो अलग अलग है, ये तो मेरे हिसाब से 0 ही होना चाहिए, रेड और ब्लू की इंटरसेक्शन तो होगी नहीं, डिसजॉइंट सेट से तो 0 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हम यहाँ निकाल चुके हैं 4/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू हम निकाल चुके हैं 3/9, आ गया सीधा सीधा 7/9, मैच कर गया हमारा। ठीक है, तो ये हमने एक्सियोमेटिक अप्रोच से कर दिया। Next is example 12. Two students, Anil and Ashima, appeared in an examination. The probability that Anil will qualify the examination is 0.05 and Ashima will qualify the examination is 0.10. The probability that both will qualify the examination is 0.02. Find the probability that. ठीक है, तो इसमें ABC हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं जो क्वेश्चन हैं ये। तो हम क्या करते हैं कि इनका वो बना लेते हैं, क्या बोलते हैं उसे, सेट बना लेते हैं। तो यहाँ पे अगर अनिल के पास होने की प्रोबेबिलिटी इज, वेन डायग्राम से निकालेंगे इसे, अनिल के पास होने की प्रोबेबिलिटी इज कितनी है यहाँ पे दी हुई, 0.05, क्वालिफाई कर रहा है वो। ठीक है अनिल। आशिमा की प्रोबेबिलिटी इज 0.10, नहीं हाँ 0.10, और प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई इज 0.02, तो यहाँ पे आएगी 0.02 इंटरसेक्शन में। राइट, अब बोल रहे हैं बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, तो दोनों ही क्वालिफाई ना करें, तो ये हमें बताना है। तो देखो दोनों ही क्वालिफाई ना करें, ये मैं इसका वो यूनिवर्सल वो भी बना लिया। इसमें जो दोनों क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, अब जो मेरी ये यूनियन है, अगर मैं इसे ए और इसे बी मान लूँ, आशिमा का है उसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है, अनिल को ए रहने देते हैं, इसके सेट को बी मान लेते हैं। तो जब मैं यूनियन करूँगा तो मैं ये वाला एरिया ले रहा हूँ, तो इसमें तो क्वालिफाई कर रहे हैं, एक क्वालिफाई कर रहा है या दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं। तो उसने बोला दोनों ही क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो उसका मतलब मुझे ये वाली जोन चाहिए। तो ये जोन कौन सी है, टोटल प्रोबेबिलिटी में से जो कि 1 होती है, उसके अंदर से मैं अगर यूनियन को माइनस कर दूं तो काम हो जाएगा। राइट, तो कहने का मतलब क्या है कि मुझे क्या निकालना है, ए पार्ट के अंदर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, और वो क्या होता है 1 - पी ए यूनियन बी। ठीक है जी, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए यानी कि 0.05 प्लस पी बी यानी कि 0.10 माइनस इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन बी यानी 0.02। कितना आ गया ये आ गया जी 0.13। तो जैसे ही आप 1 में से 0.13 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.87। ठीक है, तो ये है प्रोबेबिलिटी हमारे फर्स्ट पार्ट की। अब इसको आप उससे भी खोल सकते हो, किससे खोल सकते हो, डी मॉर्गन लॉ से। तो डी मॉर्गन लॉ से अगर आप खोलेंगे तो ए यूनियन बी जो हमने लिया है कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सी इन सब का मतलब क्या हो रहा है, इनको स्टेटमेंट सम्स में जब भी कन्वर्ट किया जाएगा तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि दोनों ही क्वालिफाई नहीं करेंगे। वेन डायग्राम में हम इस स्पेस की बात कर रहे हैं कि दोनों क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और वो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी उसी को बोलते हैं हम कि दोनों क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी उसी को बोलते हैं, और 1 - पी ए यूनियन बी भी हम उसी को ही बोलते हैं। तो ये सारी इक्विवेलेंट वर्जन्स है। हो सकता है आपको कभी कुछ दिया हो कभी कुछ दिया हो, तो आपको उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है।
नेक्स्ट इज बी पार्ट, एट लीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। तो नेगेटिव टोन में है कि कम से कम एक या दोनों ही क्वालिफाई ना करें। ठीक है, तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन वे से कैसे करें या कन्वर्स वे से कैसे करें कि दोनों जो क्वालिफाई कर रहे हैं इकट्ठे, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ द, एक क्वालिफाई कर सकता है, दूसरा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी जोन आ गई, यहाँ पे तो दोनों क्वालिफाई नहीं कर रहे, यहाँ पे एक जना क्वालिफाई नहीं कर रहा, यहाँ एक जना क्वालिफाई नहीं कर रहा, यहाँ दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं। तो मैं 1 में से अगर 0.02 को ही सब्ट्रैक्ट कर दूँ कि दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं, तो मेरा सीधा सीधा उस सारी जोन इकट्ठी आ गई, वो यूनिवर्स में से माइनस कर दिया ना मैंने, सिर्फ जब दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं जो ये वाला, तो बस बाकी सब में या एक करेगा वो क्वालिफाई या नहीं करेगा, सब इसी के अंदर इकट्ठे आ जाएंगे मेरे। नेक्स्ट इज सी पार्ट। सी पार्ट के लिए वो कहता है कि ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, ओनली वन ऑफ देम। अब एक ही जना क्वालिफाई करेगा, तो एक ही जना क्वालिफाई करेगा तो मेरे पास सिर्फ ये वाला सेक्शन चाहिए मुझे, और मुझे ये वाला सेक्शन चाहिए, यानी a माइनस बी चाहिए और b माइनस ए चाहिए। तो अगर a माइनस बी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 0.05 में से 0.02 निकाल दूंगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सी पार्ट, 0.05 में से मैं 0.02 निकाल दूंगा, और फिर यहाँ पे 0.10 से भी मैं 0.02 निकाल दूंगा, प्लस करूँगा इन दोनों को आपस में, और यहाँ पे 0.10 में से मैं 0.02 निकाल दूंगा। अब ये कितना आया, ये 0.03 आ गया, प्लस ये कितना आया 0.08 आ गया, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया 0.11। ठीक है, तो ये मेरा प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की आ गई आपकी, कि दोनों में से एक ही क्वालिफाई करेगा। राइट, अब आप इसको लिखोगे कैसे, इस वाले केस को आप कैसे लिख सकते हो, तो आप जो जो प्रोबेबिलिटीज हैं, जैसे ये क्या है, इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, फिर उसके बाद क्या करोगे आप, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अगेन ए बी सॉरी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। आप इसको ऐसे कर सकते हो। और क्या कर सकते हैं हम, सब्ट्रैक्शन, जैसे a माइनस बी लिखते हैं उसको क्या लिख सकते हैं, तो a माइनस बी को आई कैन ऑलवेज राइट a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को भी आप ऐड कर सकते हो, दोनों की प्रोबेबिलिटीज अलग अलग निकाल के। राइट, तो आप इसको जैसे मर्जी कर सकते हो। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 13। A committee of 2 persons is selected from 2 men and 2 women। ठीक है, तो 2 पर्सनस की कमेटी हमने चुननी है, 2 मैन में से और 2 वेमेन में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी विल हैव नो मैन, कोई आदमी नहीं होना चाहिए, 1 मैन या सी पार्ट 2 मैन। तो सबसे पहले तो इसके अंदर यू कैन सी कि सबसे पहले मेरे को ए पार्ट में 0 मैन चाहिए। ठीक है, टोटल मेरे पास कितने हैं, 2 मैन है एंड 2 वेमेन है, तो 4 जने हैं मेरे पास टोटल। तो इसको हम कैसे करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो मैन इज, नीचे आपके टोटल कितने हैं, 4C2 केसेस बनेंगे, 4 में से 2 लोग आपने सिलेक्ट करने हैं। अब इसमें आप आदमी में से भी आ रहे हैं, मैन में से भी आ रहा है, वुमेन में से भी सारे आ रहे हैं, तो टोटल केसेस फेवरेबल, टोटल सॉरी ये हो गए पॉसिबल। फेवरेबल कौन से हैं, आपको कोई आदमी नहीं चाहिए, तो 2 वुमेन में से ही 2 आनी चाहिए, तो 2C2 इज हमारी 2 वुमेन में से ही हम सिलेक्ट करेंगे। राइट, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे एंड आंसर इज 1/6। तो इसके इक्विवेलेंट एक और मेथड है, देखो वो क्या होता है, जैसे हम डायरेक्ट करते हैं कार्ड्स के अंदर से करते हैं ना, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, तो वो वैसे ही है विदाउट रिप्लेसमेंट वाला। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास पहले 4 जने हैं, उसमें से आपके पास फेवरेबल 2 वुमेन है, तो पहली वुमेन आ गई इसमें, इनटू, क्योंकि अभी भरा नहीं है, दोनों स्पेसेस 2 स्पेसेस भरनी है मुझे, तो इनटू लगेगा। तो इसके बाद एक तो सिलेक्ट हो गई है, तो 3 बचे टोटल, उसमें से विमेन कितनी, एक है आपके फेवर में। ठीक है, तो ये देखो बिल्कुल सेम आ रहा है, दिस थिंग इज वेरी मच द सेम। राइट,
तो आप दोनों तरीके से, अगर आपको ऐसे याद रहता है या ऐसे याद रहता है, बोथ वेज इट इज ओके। नेक्स्ट इज, लेट मी क्लियर इट अप। नेक्स्ट जो है बी पार्ट में वो कहता है कि आपके पास एक आदमी होना चाहिए, और सी में कहता है कि मेरे पास मुझे 2 आदमी चाहिए, राइट। तो अगर मुझे 1 मैन चाहिए बी में, तो अब इसको उसी मेथड से अगर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो नीचे तो 4C2 ही है टोटल केसेस। अब अगर एक आदमी चाहिए तो एक, मेरे पास एक मैन है तो एक विमेन आएगी, तो 2 मैन में से एक मैन सिलेक्ट करना और 2 वुमेन में से एक विमेन सिलेक्ट करना, ठीक है जी। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, हमारा ये फेवरेबल केसेस ऊपर आ गए, नीचे टोटल केसेस, आंसर इज दिस ओके। अब मुझे इसको अपने मेथड से अगर करना है, दूसरे मेथड से जो हमने जैसे किया था अभी, तो इसमें देखो उस मेथड से करेंगे। अगर फर्स्ट सीट जो है 2 सीटें हैं, अगर मुझे एक मैन चाहिए कमेटी में और एक विमेन चाहिए, तो अगर पहला मैन आ रहा है तो मैन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/4, 4 में से 2 आदमी है, ठीक है। और दूसरी वुमेन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इनटू 3 बचे हैं, एक सिलेक्ट हो चुका है मैन, सो इट वुड बी 2/3, क्योंकि 2 की 2 वुमेन अभी पड़ी हैं। या फिर और पहली अगर हम वुमेन लेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 2/4 इंटू मैन लेंगे यहाँ पे सेकंड पे, तो वो 3 में से 2 मैन पड़े हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर इज अगेन 2/3। लास्ट है सी इज कि 2 मैन कैन बी सिलेक्टेड, तो 2 मैन आपने सिलेक्ट करने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 मैन क्या आ गई, टोटल आपके नीचे केसेस आएंगे 4C2, 4 में से 2 सिलेक्ट करने आपने, और मैन आपके फेवर में है तो 2C2, 2 आदमी में से 2 ही सिलेक्ट होंगे, आंसर इज 1/6। तो इसको अगर हम अपने मेथड से करेंगे तो क्या आएगा कि नीचे क्या आएगा आपके पास, 2 मैन जो है अगर आपको चाहिए तो पहले मैन की प्रोबेबिलिटी 2/4 है, और दूसरे मैन की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/3 हो जाएगी। 3 में से एक बचा ना, एक मैन तो सिलेक्ट हो गया, सो आंसर इज अगेन आपका 2 से 2 कट गया, 1/6 ही आ गया, राइट। Next starts our exercise 16.3. First question says, which of the following cannot be valid assignment of probabilities for outcomes of sample space? ठीक है जी, outcomes आपको 7 outcomes दी हुई हैं, तो कौन सी valid नहीं है। तो सबसे पहले A देखते हैं। A में पॉइंट सब पॉजिटिव है, सब 1 से छोटी हैं और सब 0 से बड़ी हैं, तो ऐड करके देख लो सबको, इन सब का एडिशन क्या आ रहा है, तो ये आपका आ रहा है सेकेंड प्लेस यहाँ पे है 1 + 5 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10, 1 कैरी फर्स्ट प्लेस में, 6 + 2 8, 8 + 1 9, एक मिनट, एक कैरी भी था क्योंकि 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 है जी, क्योंकि कैरी था तो 9 की जगह 10, फिर 1 प्लेस में कैरी 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी आ गया यूनिट्स प्लेस पे, तो ये आपका 1 आ रहा है जी सम आपका, तो यस आंसर इज, ये तो बिल्कुल वैलिड है। नेक्स्ट है बी, सारी 1/7 है, तो ऑब्वियसली इन सब का एडिशन जो है वो 1 ही होगा, तो ये भी वेरी मच यस, ठीक है। फिर सी 0.1 2 3 4 5 6, ये तो बहुत ही ज़्यादा निकल गया, सम इज़ ग्रेटर देन 1 हो गया, तो ये 9 है जी इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद है आपका डी, नेगेटिव दिख रही है मुझे, इसका आंसर भी 9 है। ई 1 से बड़ी, नो, डन। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, एक कॉइन जो है वो 2 बार टॉस किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 टेल अकर्स। तो 2 कॉइन्स की सैंपल स्पेस बना लेते हैं, टेल राइट, तो एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल, तो 1 टेल भी अलाउड है और 2 टेल भी अलाउड है, सिर्फ 0 वाली अलाउड नहीं है, तो मतलब ये केस भी अलाउड है 1 टेल वाला और 2 टेल वाला केस भी अलाउड है, सो आंसर इज, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/4, सो प्रोबेबिलिटी इज ऑफ द इवेंट इज 3/4। सी अगर आपको इसी को
एक्सियोमेटिक मेथड से दिखाना ना, तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसकी सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग लिख देंगे। ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है, ये ओमेगा 3 है एंड दिस इज ओमेगा 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 कितनी है, 1/4, इक्वली लाइकली है। ऐसे ओमेगा 2 की भी 1/4 है, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ रही है मेरी, 2 टेल्स की, ओमेगा 2 की प्रोबेबिलिटी प्लस ओमेगा 3 की प्रोबेबिलिटी प्लस ओमेगा 4 की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज इज 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। सो अगर एक्सियोमेटिक अप्रोच से दिखाना तो ये ऐसे आएगा आंसर। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो डाई थ्रो किया तो सैंपल स्पेस तो हमारी बड़ी सिंपल सी होती है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब फर्स्ट की प्राइम नंबर अपीयर्स, कितना है, सिंपल है, 1 को कोई भी प्राइम नंबर नहीं लगा, इट इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। सो 2 है, 3 है और 5 है। आप वहाँ शो करेंगे प्रॉपर कि 2 3 5 है, ठीक है, राइट। तो ये आपका इवेंट हो जाएगा और ये आपकी सैंपल स्पेस हो जाएगी। ठीक है जी, तो आप अगर नंबर वाइज शो करना है तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज NE/NS, नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमारे फेवर में है, इवेंट E के 3 है और सैंपल स्पेस 3/6 है, तो ये आंसर आपका 1/2 आ जाएगा, राइट। तो अब ये प्रॉपर मेथड आप हर में फॉलो कर सकते हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर इसी को, चलो इसी को बताते हैं, बाकी बाद में एक्सियोमेटिक अप्रोच से करना पड़े तो क्या करोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है आउटकम की, ओमेगा 1 की, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, सबकी 1/6 है, इक्वली लाइकली हैं क्योंकि सारे, है ना। तो अब आपके जो 3 है, ओमेगा 2 प्लस ओमेगा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 5। ठीक है, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये 3/6 हो जाएगा जो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, सो एक्सियोमेटिक अप्रोच से करना है तो ऐसे, अदरवाइज अगर सिंपल करना है फेवरेबल आइटम से नंबर कैलकुलेट करके तो NE/NS। तो दोनों तरीके आपको आगे समझ, अब मैं आगे सीधे आंसर लिखता जाऊंगा, आप अपने आप किसी भी मेथड से इसे कर सकते हैं। सेकेंड इज अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो 3 भी अलाउड है और उससे बड़े तो सारे अलाउड हैं, तो 4/6 आ गया ये आपका, तो बेसिकली 2/3 आ जाएगा आपका ये आंसर, राइट है जी। अगला देखो थर्ड पार्ट इज येलो से कर देते हैं, अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर। लेस देन 1 तो 0 हो जाता है, लेकिन इक्वल टू 1 है तो एक है, तो एक केस अगर 1 वाला है मेरे पास तो 1/6 मेरा आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज अ नंबर मोर देन 6 कोई नंबर नहीं है इसमें, तो 0/6 यानी 0 ही रहेगी प्रोबेबिलिटी। लास्ट पार्ट इज अ नंबर लेस देन 6, सारे के सारे लेस देन 6 ही हैं, नहीं 5 हैं, 6 नहीं लेना, ध्यान से पढ़ना, इक्वल टू नहीं है, लेस देन 6 में 5 आएंगे, 6 नहीं आएगा, तो इट विल बी 5/6। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फर्स्ट ए पार्ट है जी, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैम्पल स्पेस। तो वो कह रहा है कि सैम्पल स्पेस में आपके कितने पॉइंट्स होंगे, जो 52 कार्ड्स हैं सारे यूनिक होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इसका आंसर 52 ही रहेगा। तो सैम्पल स्पेस में 52 सैम्पल पॉइंट्स होंगे। बी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड्स। तो स्पेड्स के कितने एस होते हैं, एक ही एस होता है, एक, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52। सी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस। एस कितने होते हैं आपके फेवर में, 4 आपके फेवर में एस हैं, टोटल कार्ड्स 52 हैं, तो ये कट के आपका 1/13 आ जाएगा। और इधर आपका ब्लैक कार्ड 26 होते हैं, ठीक है जी, और नीचे टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, आंसर इज 1/2। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, अ फेयर कॉइन विद 1 मार्क्ड ऑन वन फेस एंड 6 ऑन द अदर। ठीक है, एक फेयर कॉइन है विद 1 मार्क्ड ऑन वन फेस। अब हेड की जगह आप मान लो कि 1 दिया हुआ है
और टेल की जगह आपको 6 लगा हुआ उस कॉइन पे। एंड अ फेयर डाई आर बोथ टॉस्ड, ठीक है, और एक फेयर डाई भी जिसमें 1 2 3 4 5 6 होता है वो भी टॉस किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स टर्न अप इज 3 and 12। तो इस केस में देखो 1 2 3 4 5 6 ये तो डाइस हो गया, और क्वाइन जो हो गया उस पर 1 और 6 लगा हुआ है हेड और टेल की जगह। तो इसमें जो कंबाइंड बनेगी, अगर मैं क्वाइन कर रहा हूँ तो क्या बनेगी, ये 1 1 बन गया, ये 1 2, क्वाइन में 1 आया और डाइस का 2 आया, क्वाइन में 1 आया डाइस में 3 आया, 1 4 1 5 1 6। ऐसे ही क्वाइन में 6 आया डाइस में 1 आया, इसकी रो बन जाएगी पूरी 6 4 6 5 एंड 6 6। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट में क्या है कि आपको जो सम ऑफ नंबर्स है वो 3 चाहिए। तो एक तो ये 1 2 वाला हो गया, और इसमें नहीं है, नीचे भी कोई नहीं है। सो टोटल केसेस इसमें आपको 12 दिख रहे हैं, राइट। 2 रोज में आपके 6 6 केसेस हैं, तो 12 आंसर इज, इसका आंसर इज 1/12। नेक्स्ट केस में आपको सम 12 चाहिए, तो सम 12 वाला ये केस है, 66 वाला। और कोई है नहीं, और कोई मुझे नहीं लग रहा है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 1/12। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन। देर आर 4 men and 6 women। ठीक है, हमारे पास 4 मैन है 6 women है। ऑन अ सिटी काउंसिल, इफ वन काउंसिल मेंबर इज सिलेक्टेड फॉर कमेटी एट रैंडम, हाउ लाइकली दैट इट इज़ अ वुमेन। हमने एक काउंसिल मेंबर सिलेक्ट करना है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वुमेन है। तो सिंपल आंसर है, नीचे टोटल कितने हैं 10 मेरे पास टोटल मेंबर्स हैं, उनमें से क्या कर रहे हैं हम, एक जो हमारे जो वुमेन है वो 6 है हमारे फेवर में, तो प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी अ वुमेन इज 6/10। तो इसको मैं कैंसिल आउट करूँगा 2 3 एंड दिस, राइट। तो इसको दूसरे मेथड से भी ट्राई करके देखते हैं। और दूसरा मेथड क्या है कि मुझे काउंसिल में एक मेंबर सिलेक्ट करना है 10 में से, तो 10C1 नीचे आएगा और उसमें से वुमेन होनी चाहिए, तो 6C1 इज माय फेवर, इसमें वुमेन रहेंगी। ठीक है जी। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो 6C1 इज 6, 10, बात वही है, बात घूम फिर के वही आ गई। दोनों मेथड से आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। अ फेयर कॉइन is tossed 4 times and a person win re1 for each head and lose rupees 1.50 for each tail that turns up। तो 4 बार हमने कॉइन को टॉस करा है और हर हेड आने पे 1 रुपया हम जो है वो विन करेंगे, और एक पर्सन करता है मतलब, और एक हर टेल आने पे 1.50 रुपीज़ लूज़ करेंगे। From the sample space, calculate how many different amounts of money you can have after 4 tosses and the probability of having each of these amounts। तो हमें बनाना है कि कितना हम लोग इसमें क्या कहते हैं, हर अमाउंट कितनी हमारी बन सकती है सैम्पल स्पेस में से। तो 4 कॉइन्स हैं, तो 2⁴ 16 आउटकम्स होंगी मेरे पास। ठीक है, तो सबसे पहले 3 कॉइन्स की बना लेते हैं, उसको डबल कर लेंगे। तो 3 कॉइन की बनाने के लिए हम 2 कॉइन की डबल करते हैं। तो सी क्या बन जाएगा मेरे पास, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो हेड हेड फिर से हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, 4 के आगे हेड लगाऊंगा और 4 के आगे टेल लगाऊंगा। ठीक है, अब ये 8 की बन गई। अब 8 की 8 को मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, एच 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 लेफ्ट में से देख के बस, एच एच टी, एच टी एच और एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी और टी टी एच और टी टी टी। अब 8 के आगे, आधी के आगे मैं एच लगा दूंगा और आधी के आगे मैं टेल लगा दूंगा। तो ये मेरी 16 आउटकम्स बन गई। दिस इज़ माय सैम्पल स्पेस। अब इसके अंदर से वो कह रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है हाउ मैनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस। तो कितने अमाउंट ऑफ मनी हमारे पास आएगी। ठीक है, तो इसमें हम अपनी अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं। किसी भी चीज़ से पॉसिबिलिटी आप देख सकते हो। सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास यहीं ऊपर से ही सारे हेड्स आए, एक ही केस है ये। सो
ऑल हेड्स, मतलब या 4 हेड्स, बेटर इज 4 हेड्स। तो इसमें मेरे को एक हेड पे कितने 1 रुपी मिलेंगे, तो 4 इंटू 1, तो +4 मेरे इसमें अमाउंट बनेगी। ठीक है, इसके बाद 3 हेड वाले केस ले लेते हैं। तो 3 हेड वाले केस कौन कौन से बनेंगे, सी दिस, एक तो ये केस बनेगा, और ये वाला केस भी 3 हेड वाला है, ये केस भी 3 हेड्स वाला है, और ये भी 3 हेड्स वाला है। इसमें 3 हेड्स मुश्किल लग रहे हैं मुझे, सिर्फ एक ही था, बाकी सब में 2 हेड्स ही हैं, उससे कम है। तो 1 2 3 4, ये 3 केसेस वाले कौन से हैं आपके, ये 3 वाले आपके 3 हेड्स एंड 1 टेल। तो 3 हेड्स के 3 रुपये मिलेंगे आपको, 1 रुपी ईच, और प्लस 1 हेड का आपको लूज़ करना पड़ेगा, तो माइनस कर देंगे 1.50 इंटू 1। ठीक है, तो 3 में से 1.5 चले जाएंगे आपके पास, तो आपके पास ₹1.50 बच जाएगा। इसके आगे अब हम 2 हेड्स वाले केसेस पे चलते हैं। तो 2 हेड्स वाले केसेस ये हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, बस। तो 1 2 3 4 5 6 केसेस हैं मेरे पास ये। ठीक है जी, तो इसमें क्या होगा, 2 हेड्स 2 टेल्स हैं, तो 2 हेड्स के मेरे पास 2 रुपीज़ आ जाएंगे, और माइनस 2 हेड्स के मेरे पास 2 इंटू 150 चले जाएंगे। तो बेसिकली -1 है, तो ये शो कर रहा है लॉस। ठीक है, आपको 1 रुपये का लॉस हो गया। अब इसके बाद आपके पास है 3 टेल 1 हेड, ये वाला केस, ये वाला 3 टेल वाला, 3 टेल 1 हेड, 3 टेल 1 हेड, ये भी 4 केसेस हैं। तो 3 टेल 1 हेड, तो 1 हेड का 1 रुपया मिलेगा, और 3 के 1.50 यानी 4.50 -1 माइनस ₹3.50, तो ये भी लॉस हो गया आपको, -3.50 का। लास्ट जो है इसमें हम कलर जो है और ले लेते हैं, रेड ले रहा हूँ मैं। तो सिर्फ 4 टेल्स का केस बचता है, तो 4 टेल्स के केस में आपके माइनस ही होगा सीधा, ये तो 0 आ जाएगा, हेड है नहीं क्योंकि। तो 0 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 1.50, तो 6 रुपीज़ का हमें माइनस में लॉस है। ठीक है, नेगेटिव से हम क्या दिखा रहे हैं, हम लॉस दिखा रहे हैं, और पॉजिटिव से हम उसका गेन दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हमने उसने जो मांगा था कि कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव, तो ये मेरी अमाउंट्स की मनी का कॉलम आ गया जो मैं गेन करी है मैंने या लूज़ करी है। ठीक है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट्स। अब इनकी मुझे प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है उसका कॉलम मैं यहीं बना लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी का कॉलम, अमाउंट्स का कॉलम इज़ दिस, एंड प्रोबेबिलिटी का कॉलम यहाँ पे बना लेते हैं। टोटल सैम्पल स्पेस मेरी कितनी है, 16 है उसमें एलिमेंट्स, तो 4 हेड्स का मेरे पास एक ही एलिमेंट है, तो 1/16, 3 हेड्स और 1 का येलो वाला 1 2 3 4 है मेरे पास, तो 4/16, इसको आप लोअर में ले आना, 1/4 कर लेना आप इसको। ठीक है जी, इसके बाद 2 हेड एंड 2 टेल्स की कितनी आ जाएगी आपके पास, कितने केसेस हैं पर्पल वाले, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6/16 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको भी हम लोअर फॉर्म में कर सकते हैं, 2 3 2 8। फिर उसके बाद रेड वाली 1 2 3 4, ये भी 4/16 यानी कि 1/4, और 4 टेल्स की 1/16, राइट। वैसे भी आप ऐड करके देख लो, 4 + 1 5, 5 + 6 11, 11 + 5 16, तो 16/16 प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, 3 coins आर टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ये 9 पार्ट्स हैं, तो मैंने यहाँ पे पहले ही पेस्ट कर लिया इसकी सैम्पल स्पेस, तो अब इसमें फटाफट हम आंसर डालते रहेंगे। ठीक है, इसी में से कैलकुलेट करके। 3 हेड्स, तो 3 हेड्स देखो सिर्फ ये वाला केस बनता है आपका, तो 1/8 हो जाएगी। सेकेंड है 2 हेड्स, तो 2 हेड्स वाले केसेस आपके कौन से बनते हैं, एक ये बनता है आपका दिस वन, दूसरा दिस वन, तीसरा 2 हेड्स का ये, और 2 हेड्स के बस यही केसेस बनते हैं।
तो 3/8 हो जाएगी इसकी। एट लीस्ट 2 हेड्स, तो 2 हेड्स में 2 हेड्स तो आएंगे एट लीस्ट, तो 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। तो बेसिकली ये ऊपर वाला केस 3 हेड वाला भी ऐड हो जाएगा, तो ये 4/8 हो जाएगी, तो ये 1/2 हो जाएगी। एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 में आप ये 3 तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 में आपका क्या आएगा, 0 वाले केस भी आएंगे, 1 वाला केस भी आएगा, तो 1 हेड वाला केस भी ले लो और 0 हेड वाले केस भी ले लो, लेकिन 3 वाला केस नहीं आएगा क्योंकि एट मोस्ट 2 तक ही जा सकते हैं, 3 वाला केस नहीं आएगा। सो फोर्थ का मेरा आंसर जो है वो 7/8 हो जाएगा। फिर है नो हेड, तो नो हेड का मतलब क्या है कि सारी टेल्स होनी चाहिए, तो 1/8 ही है, सिर्फ लास्ट वाला केस ही है 3 टेल्स वाला। फिर है 3 टेल्स, ये भी वही सेम केस है, नो हेड्स वाला, 3 टेल्स का एक ही केस है हमारा फेवर में, 1/8। 7th एग्जैक्टली 2 टेल्स, तो 2 टेल्स वाले केसेस देख लेते हैं। तो 2 टेल्स वाला ये हो गया जी, ये हो गया 2 टेल्स, ये हो गया 2 टेल्स, ठीक है। तो 7th पार्ट में 3 केसेस मेरे फेवर में आ गए, तो 3/8। इसके बाद 8th में नो टेल, नो टेल सिर्फ 3 हेड्स में आएगी, तो अगेन इट विल बी 1/8। एट मोस्ट 2 टेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल्स, 3 टेल्स नहीं हो सकती, तो 3 टेल्स वाला केस हटा दो, ये 3 टेल्स वाला, बाकी सारे अलाउड है, तो 7/8 इसका आंसर है। मतलब कि 0 टेल्स भी चलेंगी, 1 टेल भी चलेगी, 2 टेल भी चलेंगी, बस 3 टेल्स नहीं चलेंगी। सो आंसर इज 7/8। नेक्स्ट इज वेरी इजी क्वेश्चन, 9th, इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ए। ठीक है, अगर पी है आपकी 2/11 है, तो पी नॉट ए क्या हो जाएगी आपकी, इट वुड बी 1 - पी ए, ठीक है। सो 1 - 2/11, तो ये आपकी 9/11 आ जाएगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, अ लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड असैसिनेशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज अ वॉवल, सेकेंड इज अ कॉन्सोनेंट। तो असैसिनेशन में वॉवल देख लो कितने हैं, पहले टोटल काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल है। वॉवल है 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेरे वॉवल हैं, 6/13 वॉवल की प्रोबेबिलिटी, और कॉन्सोनेंट की 7 ही बचे हैं, तो 7/13 कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन, in a lottery a person chooses 6 different natural numbers at random from 1 to 20, and if these 6 numbers match with the 6 numbers already fixed by the lottery committee, he wins the prize। तो एक लॉटरी है, एक आदमी 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स चुनेगा 1 to 20 में से, और अगर वो मैच कर जाते हैं तो उसका प्राइज़ आ जाएगा। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज इन द गेम, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो विन करेगा। ठीक है, हिंट दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ नंबर्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो लेट अस जस्ट सी कि क्या होता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो आपके जो नेचुरल नंबर में से आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है विनिंग की वो क्या है, देखो टोटल जो नीचे आपके पास हैं वो कितने हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 20 20 में से 6 नंबर चुन लेंगे कोई भी, तो हमारे 6 नंबर बन सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसने बोला ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट। अब वो 6 नंबर जैसे मर्जी होंगे, राइट, लेकिन जीतेगा जो है वो सिर्फ एक ही नंबर जीतेगा, है ना। एक नंबर अगर जीतेगा तो दैट वुड बी 6 ही होगा, या 6 लिख सकते हैं, उन्हीं 6 नंबर में से आपको चुनना होगा, एक ही नंबर विनिंग का होगा। तो इट वुड बी 20 को आप सॉल्व कर लेना, ऊपर तो 1 आ जाएगा और नीचे ही आ जाएगा 38760, एंड दिस इज़ योर आंसर। देखो सी, इसमें ये जो हम सी लगा रहे हैं, पी क्यों नहीं लगा रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि उसने देखो क्या बोला है कि इफ़ दीज 6 नंबर्स मैच विद 6 नंबर्स ऑलरेडी फिक्स्ड। वो ये नहीं बोल रहा है कि एक नंबर है 6 डिजिट का, इट इज़ नॉट अ 6 डिजिट नंबर। अगर वो ये लिखता तब एक ही नंबर होता। अब वो बोल रहा है कि 6 नंबर निकाल के रख दिए हैं, अगर वो जैसे मर्जी मैच कर जाएं आप जीत जाओगे, ठीक है ना। बट वो 6 नंबर जो मैच करेंगे वो एक ही तरीका होगा, क्योंकि नीचे भी सी लगा रहे हैं तो ऊपर भी सी। ठीक है, हम 20 में से 6 नंबर निकालने के ये तरीके हैं, जिस मर्जी ऑर्डर में आए, और उन 6 नंबर का एक ही तरीका है
जो विनिंग बनेंगे नंबर्स एक ही हैं वो, ठीक है। 6 डिजिट नंबर नहीं है, 6 अलग अलग नंबर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 6 अलग अलग आपने वो निकाल लेने नंबर, तो इसलिए इसमें सी लगा है, पी नहीं लगेगा। नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन, वेरी गुड वन। चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज पी ए एंड पी बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। तो कंसिस्टेंटली का क्या मतलब होता है कि पिछले किसी भी हमारे एक्सियम्स को हिलाए ना वो। तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि पी ए आपको 0.5 दिया है, पी बी आपको 0.7 दिया है, पी ए इंटरसेक्शन भी आपको 0.6 दिया है। तो इसमें बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि आप ध्यान से देखो कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आप कभी ए से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करूँगा तो वो अगर ए छोटा है तो ए ही आ जाएगा, है ना। मतलब ए से छोटा तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी, ए तो नहीं आएगा, वो ए सबसेट बी में आएगा। लेकिन किसी भी केस में ए से जो है, ए जो है इंटरसेक्शन से छोटा नहीं हो सकता। इंटरसेक्शन जो है उसका एक पार्ट होता है ए का, ठीक है। सो दिस थिंग कैन नॉट बी लेस देन ए, सॉरी ग्रेटर देन ए, ये बड़ा नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पे इनकंसिस्टेंटली डिफाइंड है, तो पहले का आंसर तो नो है। दीज आर नॉट कंसिस्टेंटली डिफाइंड बिकॉज आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है कैन नेवर बी ग्रेटर देन पी ए, जो कि इस केस में है। सेकंड में पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी ए यूनियन बी दिया, तो हम वो लगा लेंगे, इस पर एक्सियम लगा लेते हैं कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे 0.8, 0.5 प्लस 0.4 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो 9, ये पी इंटरसेक्शन बी इज़ 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 0.1। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी ए से छोटी आ रही है, तो दिस वन इज़ वेरी मच ओके। यहाँ सब कुछ ओके लग रहा है, तो यस इट इज़ कंसिस्टेंट। नेक्स्ट इज़ 13th क्वेश्चन। तो इसके लिए तो आपने ये टेबल को फिलअप करना है, तो इसमें आप इस एक्सियम का पूरा यूज़ कर सकते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, इसको करके जो निकलते हैं इसको प्लस करते हैं, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो 15 ही आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 5 + 3 8, 8 - 1 7/15 आपका इसका आंसर आ जाएगा। 13th का सेकंड पार्ट सी। अब इसमें आपको पी बी निकालना है, तो इसके अंदर से पी ए पी बी, तो इसके अंदर से इसको माइनस करेंगे पी ए को और इसको ऐड करेंगे, तो 0.6 यूनियन है क्योंकि, और इसमें हम ए और इन दोनों को पहले ही माइनस कर लो आप, 0.10 आ रहा है ना, तो इसको माइनस कर लेंगे तो 0.50, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.5। नेक्स्ट अब पी ए इंटरसेक्शन भी निकालना है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सॉरी इसको इसमें से, तो ऐड करोगे तो 0.85 आ जाएगा, 0.7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.15 मेरा आंसर आ जाएगा। डन। नेक्स्ट इज गिवन पी ए इज इक्वल टू 3/5, पी बी दिया हुआ है, फाइंड पी ए और बी, तो पी ए यूनियन बी फाइंड करना हमने। इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट्स है तो ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होगी। तो हमें पता है पी ए यूनियन बी क्या होता है, इट इज़ पी ए प्लस पी बी माइनस, ये 0 हो जाएगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो इट विल बी 4/5। नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन। इफ़ ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट पी ई दिया हुआ है, पी एफ दिया हुआ है और पी एंड एफ है तो पी इंटरसेक्शन एफ है, मतलब ये दिया हुआ है। पी और एफ निकालना है तो यूनियन निकालना है, तो पहला तो बिल्कुल ही सिंपल है, पी ई प्लस पी एफ माइनस 1/8, ठीक है। तो एलसीएम 8 ही है इसका, तो ये आ जाएगा 2/8 प्लस 4/8 माइनस 1/8,
तो 6 माइनस 1 इट इज़ 5/8। सेकेंड पार्ट में सी P नॉट E एंड नॉट F। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसकी वजह से ये पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सी नॉट E एंड नॉट F, अगर मैं नाम से चल रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इज E कॉम्प्लीमेंट, एंड इज इंटरसेक्शन, नॉट F इज F कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें हम क्या लगा सकते हैं, डी मॉर्गन्स E यूनियन F का कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब E यूनियन F का कॉम्प्लीमेंट आपको बड़े आराम से आता है, E यूनियन F निकाल लेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, या आप इसको ऐसे मान लो कि यूनिवर्स में 1 माइनस यूनिवर्स 1 होता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी का, P E यूनियन F हो जाएगा, राइट। तो 1 माइनस P E यूनियन F कितना निकाला था हमने, 5/8। तो ये बेसिकली कितना हो गया, 3/8 आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब इसी चीज़ को इफ़ आई वांट कि हम यहाँ देखें, उससे हमें और क्लियर हो जाएगा किसी भी स्टेज पे। तो E ये है, F ये है, तो नॉट E, ना तो E होना चाहिए ना F, और एंड है, ठीक है, और नहीं है, एंड है। तो E और F को आप पूरे को हटा देंगे, इस पोर्शन को आप हटा देंगे, E F में से कुछ भी नहीं, ये वाला पोर्शन चाहिए सिर्फ, ओनली दिस पोर्शन, ठीक है। ये यूनिवर्स इसका 1 होता है प्रोबेबिलिटी का, राइट। तो ये पोर्शन चाहिए। अब आप इसको देख सकते हो कि ये P E यूनियन F तो हमने हटा दिया, तो 1 को E में से माइनस कर दो, या P नॉट E यूनियन F, किसी भी स्टेज से देख रहे हो मैच कर रहा है, राइट। तो P नॉट E एंड नॉट F का मतलब है कि दोनों ही नहीं होने चाहिए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है 16 की तरह और 15 की तरह, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इवेंट्स E एंड F आर सच दैट P नॉट E और नॉट F, so probability of not E or not F, ठीक है, इज इक्वल टू 0.25। तो हमें बताना है क्या स्टेट वेदर E एंड F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या डिसजॉइंट सेट चाहिए E एंड F, इसका मतलब। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें यू कैन से कि P E इंटरसेक्शन F डी मॉर्गन्स लॉ से ये बन जाएगा, उसके बाद 1 माइनस P E इंटरसेक्शन F यही रहेगा आपका। तो आप इसको ट्रांसपोज करके 1 में से माइनस कर दोगे, 0.75 आपका P इंटरसेक्शन F आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो दीज E एंड F आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है जी, डन है। अगर इसको भी देखो वेन डायग्राम में हम देखने की कोशिश करेंगे कि नॉट E और नॉट F का कौन सा एरिया बन रहा है। तो इसमें E ये अगर, तो नॉट E का एरिया क्या आ गया, ये सारा, राइट। इफ दिस इज E, इफ अगले में दिस इज F, तो नॉट F का है कौन सा बन गया आपका एरिया, ये सारा, ठीक है। तो कौन सा एरिया बचा है आपका जिस पे कोई पेन नहीं चला हुआ, ऑब्वियसली सिर्फ इंटरसेक्शन वाला, बाकी सब आपके जो है कवर्ड अप हो गए एरिया, ठीक है। सो नॉट E और नॉट F का ये मतलब होता है, ठीक है। और पिछले उसमें हमने देख ही लिया नॉट E एंड नॉट F का, पिछले उसमें हमने मतलब देखा था क्या होता है, तो ये क्लियर रहने चाहिए हमें। नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन। A and B are events such that PA is this, PB is this and PA and B is this. Determine P not A, P not B and P A और B। तो इसके अंदर देखो कि PA दिया हुआ है, PB दिया हुआ है, PA इंटरसेक्शन B दिया है, तो नॉट A निकालना है। तो नॉट A कितना हो जाएगा, PA कॉम्प्लीमेंट है ना, A बार या A कॉम्प्लीमेंट जो कह रहे हो, तो 1 माइनस PA टाइप हो जाएगा। तो 1 माइनस 0.42, ये आ गया 8, 5, तो 0.58 आपका नॉट A का आंसर आ जाएगा, राइट। इसके बाद आपने क्या करना है, ये कलर चेंज करने दो मुझे, नॉट B, तो नॉट B इज ऑल्सो 1 माइनस PB, तो 1 माइनस PB इज 0.48,
तो ये 2 9 में से 4 गया 0.52। फिर पी ए और बी, इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये पी ए और बी जो है तो सिंपल है, यूनियन निकालना है। तो पी ए प्लस पी बी कितना हो गया 0.9 माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस 0.16, तो ये 4, ये 8 में से 1 गया 7, तो ये आ गया 0.74 हमारा नॉर्मल जो हम एक्सियम लगाते हैं उसी से मैंने कर दिया। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी से, डन।